प्यारे बच्चों, @यूनिक प्लस 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? 12th की फिजिक्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? 12th की फिजिक्स। और हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अब पोटेंशियल का कौन सा है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या होता है, ये हमने सीखा था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के कारण जो है वैद्युत विभव क्या होगा, किसी पॉइंट पे हम अगर उसको फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाउंड करेंगे, ये फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया था। ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि बहुत सारे चार्जर रखे हुए हैं तो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे उनके लिए वैद्युत विभव क्या होगा, यानी कि अगर वन लाइन में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो चैप्टर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि जो हमारा B हो जाता है ये W/Q0 होता है। उसके बाद में हमने सीखा कि ये जो BB माइनस BA होता है ये भी W/ क्या होता है, Q0 होता है। फिर हम लोगों ने सीखा था कि B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है। और लास्ट में हमने सीखा था कि B बराबर क्या होता है, B1 + B2 + B3 और प्लस B4। कहने का मतलब यदि बहुत सारे आवेश होंगे तो उन आवेशों के द्वारा किसी निश्चित बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा, सारे आवेशों के कारण विभव यानी जो B1 B2 होंगे उनके बीच गणितीय सम के बराबर होगा। इस पे ये जो हमारा वैद्युत विभव होता है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो इस पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उनको हम जोड़ देते हैं। बस इतना करते हैं कि पॉजिटिव आवेश के लिए जो हमारा विभव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आवेश के लिए जो हमारा विभव होगा उसको विथ नेगेटिव साइन लेते हुए हम लोग ऐड करते हैं। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास में हम लोग अपनी टॉपिक की ओर पहुंचते हैं। और टॉपिक हमारा क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग अपने टॉपिक को आसानी से क्लियर करते हुए चल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट पर ध्यान से फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई निकाय है A और B नाम का। किस नाम का निकाय है? A और B नाम का कोई निकाय है जिसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। जिसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब अगर यहाँ पर Q1 आवेश है, क्या है, Q1 आवेश है, और यहाँ पे मान लिया जाए Q2 आवेश है, तो इन दोनों आवेशों को इस बिंदुओं पर लाने के लिए, इस AB निकाय की रचना करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि हमारे ये आवेश अनंत पे हो और अनंत से ला करके हम लोग क्या बनाएं, एक निकाय बना दें। निकाय की रचना करने में जो हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे कि ये हो जाएंगे स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे। अब चलिए परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो जब परिभाषा हमको लिखना है तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि ये देखिए दो आवेश हैं। क्या है? दो आवेश हैं। इसके निकाय की हमको रचना करनी है। इसके निकाय की हमें रचना करनी है तो हम लिखेंगे क्या? आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है। किस कार्य के बराबर होती है? उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर
लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। अगर आपसे पूछे कोई कि कौन से कार्य के बराबर होती है, तो आप क्या बताओगे कि उन दोनों आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में जो किया गया कार्य है, किसकी रचना करने में? निकाय की रचना करने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक, अब हम इन्हें मान लिया। अब चलते हैं हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो ये अभी हमने आपको बना के दिखाया था कि मान लीजिए ए बी कोई निकाय है और यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे क्या है? Q2 है। क्या है? Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, बीच की दूरी स्मॉल r है। तो हम मान लेंगे कि माना ए बी कोई निकाय है जिसके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा बिंदु ए व बी पर आवेश Q1 व Q2 है। ठीक, इतना मान लेंगे हमने। अब मानने के बाद हम क्या मान लेंगे कि माना Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। बिंदु B पर ना होकर कहाँ पे है? अनंत पे है। B पर ना होकर अनंत पर है। अनंत का मतलब जानते हैं? ऐसी डिस्टेंस जिसकी कोई लिमिट ना हो, तो इतना आपको थ्योरी लिखना है। अब इतना थ्योरी लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमने मान लिया कि बी वाला हमारा कहाँ है? अनंत पे है। तो अगर बी वाला अनंत पे हो जाएगा तो Q1 के कारण, किसके कारण? Q1 के कारण B पर विभव, Q1 के कारण B पर विभव। अभी हमने आप लोगों को बताया है कि जो Q1 के कारण B पर विभव होगा वो क्या हो जाएगा? तो जो Q1 के कारण B पर विभव होगा ये हो जाएगा B1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा? Q1/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q1/R हो जाएगा। क्यों? ये देखो हमारा निकाय है A और B, और निकाय के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो क्या हो जाएगा भाई? हम लोग अपनी पार्ट 1 में यही तो सीखे हैं कि B = क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R होता है। तो वही हमने लिख दिया। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिए? इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 मानने के बाद में फिर हम लिखेंगे कि माना Q2 को, क्योंकि अभी हम Q2 को मान चुके हैं अनंत पे है, तो Q2 को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य W है। किया गया कार्य क्या है? W है। देखो भाई ये है फिजिक्स। यहाँ पे आपको सारा काम मान के करना है। कोई आपको मिला मतलब ऐसे नहीं मिलेगा जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो हमको सारा चीज बना बनाया मिल जाता है। यहाँ हमें कल्पना करनी है और उस कल्पना को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के जरिए क्या करना है? रियल में ला करके खड़ा कर देना है। इसी का नाम है फिजिक्स। क्योंकि अब फिजिक्स वो नहीं रही न्यूटन के ज़माने के पहले वाली, क्योंकि न्यूटन के ज़माने के पहले जब गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी तो उस समय फिजिक्स को बताया गया था कि प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। तब उस समय फिजिक्स बहुत इजी थी, लेकिन गलती क्या हुआ? जो न्यूटन के सर पे सेब गिर गया। अब जैसे न्यूटन के सर पे सेब गिर गया तो वो हम लोगों की तरह लालची तो थे नहीं कि सेब उठा के खा लेते, काम खत्म हो जाता। उन्होंने उसको ऊपर फेंकना शुरू किया, और जैसे फेंकना शुरू किया फिर देखो क्या कमाल हो गया। फिजिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले बताया गया Q2 B पे है, अब हमसे कह रहा है कि Q2 को अनंत पे ले गए, अब फिर अनंत से B पर ला रहे हैं। अनंत से कहाँ ला रहे हैं? B पे ला रहे हैं। तो यही फिजिक्स की खूबसूरती है कि हम लोग सपोज करके चलते हैं और रियल में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग कोई ना कोई डाटा लेकर के चले आते हैं। ठीक है, और उस
आगे चलेंगे तो बहुत ऐसी बीच में कहानियां आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो Q2 को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य W हमने क्या किया है, मान लिया है W है। तो जैसे हम लिखेंगे W, हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से जैसे हमने विभव क्या सीखा है कि V बराबर होता है W/Q0, ये हमने सीखा है। ठीक, अब ये परिभाषा जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा Q0 क्या हो जाएगा, बिंदु B पर ही तो Q0 है। यहाँ देखिए बिंदु B पर क्या है, Q2 है। और हमने Q0 इसलिए लिखा क्योंकि हम लोगों ने सीखा था, तो Q0 की जगह क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो B क्या हो जाएगा, W/Q2 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या कहते हैं, हमारा W जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q2B हो जाएगा। अब ये वाला जो B है ये B1 यानी Q1 के कारण जो हमें आवेश मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, Q2B1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q2B1 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले B1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K रखे, और उसके बाद में क्या है Q1, और फिर ये वाला Q2 रख दिए, अपान में हो गया R। ये हमको मिल गया कार्य, ये हमको क्या मिल गया, कार्य मिल गया। जैसे आपको कार्य मिलेगा फिर आपको करना क्या है, सिर्फ इतना कर देना है क्या, कि सिंस यहाँ पे लिखेंगे किया गया कार्य। अभी आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि जो किया गया कार्य है वही क्या होता है, ये स्थिर वैद्युत ऊर्जा होता है। इज इक्वल टू U, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R। ये हमारा क्या हो गया, व्यंजक हो गया, किसका, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, ऊर्जा का मतलब जूल होता है भाई, आप लोग जानते ही हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे, वही पुरानी वाली, कौन सी, वायु तथा निर्वात के लिए। किसके लिए, वायु/निर्वात के लिए। तो वायु और निर्वात के लिए क्या होता है, सब लोग तो रट चुके होंगे, K बराबर 1 होता है। K बराबर क्या होता है, 1। यहीं पे अगर वाटर हो जाता तो K का मान 80 हो जाता। कितना हो जाता, 80 हो जाता, याद रखना। अगर वायु निर्वात है तो K का मान क्या होगा, 1 होगा। और जैसे 1 होगा आपका U क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R जूल। ये क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक है। किसका व्यंजक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाने के लिए यूज करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो देखो हम लोग मान के चले थे कि अनंत है वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के जरिए हमको क्या मिला, एक रियल डाटा मिल गया कि अगर हमारे पास में 2 चार्ज का निकाय है और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, तो जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R जूल हो जाएगी। ओके, हमने माना, हमको रिजल्ट मिला। ठीक, तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हिंदी में इसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। इसकी परिभाषा इतनी आसान है, शायद फिजिक्स में और कोई परिभाषा इससे आसान हो। कैसे, आइए देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर हम लोग। इक्वल का मतलब हो जाएगा इक्वल, क्या मतलब हो जाएगा, इक्वल। पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। सरफेस का मतलब हो जाएगा सरफेस ही रखिए, मतलब इक्वल यानी बराबर हो। इक्वल मतलब, या जो सम है, सम का मतलब क्या, बराबर हो। क्या बराबर हो, पोटेंशियल, पोटेंशियल माने विभवांतर। क्या बराबर हो, विभवांतर, सॉरी विभवांतर कहें या आप विभव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विभव कह सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो हम लोग क्या बराबर हो, विभव किसका, पृष्ठ का। यानी कोई ऐसा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के भीतर, कोई ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, बराबर हो। विभव क्या हो, बराबर हो। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे या समविभव पृष्ठ कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता जरूर है। और पेपर में जब ये आता है तो हमसे ये पूछता है कि समविभव पृष्ठ का आकार क्या होता है। क्या पूछता है, समविभव पृष्ठ का आकार क्या होता है। तो अभी जब हम बोले हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया कोई भी काल्पनिक पृष्ठ,
कोई भी जब काल्पनिक पृष्ठ हमने कह दिया तो इसका मतलब हो गया कि चाहे हम ऐसे ऐसे खींचें, चाहे हम ऐसे खींच लें, चाहे हम सर्किल बना दें और चाहे हम क्या करें ऐसे घन और घनाभ बना दें, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस यानी इसके क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जब आपके पेपर में आएगा तो आप लोग ऑप्शन क्लिक करिएगा कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और परिभाषा क्या लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा नोट कर लेते हैं। परिभाषा क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। डिफिनीशन के साथ में एक लाइन ये भी लिख लेंगे कि इसका कोई, इसका किसका यानी समविभव पृष्ठ का, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, नहीं होता है। अब लगे हाथों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 3 प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं लगे हाथों देख लेते हैं। कैसे देखेंगे सबसे पहले समझिए। अब मान लीजिए कि ई कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ई कोई क्या है काल्पनिक पृष्ठ है। इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है b1 = b2 = b3 = b4 = b होगा, मीन्स क्या होगा इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या आएगी, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये आएगी कि bb - ba = 0 मीन्स समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सदैव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है? समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब भाई आप ही बताइए, जब सभी जगह इक्वल है तो मान लीजिए यहाँ बी ए हो गया और यहाँ मान लीजिए क्या हो गया बी बी, तो बी बी माइनस बी ए करेंगे और ये सब इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, जीरो ही तो हो जाएंगे, क्योंकि दो इक्वल क्वांटिटी का अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमको ये बताता है कि समविभव पृष्ठ के पास में अगर हम वैद्युत बल रेखा खींचे, क्या खींचे, वैद्युत बल रेखा खींचें, तो जो वैद्युत बल रेखा होती है वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है? जो वैद्युत बल रेखा होगी वो पृष्ठ के लंबवत होती है। वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। कहाँ पे? जब हम लोग समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। ठीक, ये हो गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे क्या कि दो समविभव पृष्ठ कभी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकते या प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में दो वैद्युत क्षेत्र होगा, उनका अलग अलग विभवांतर होगा। अब यदि वो समविभव पृष्ठ बना रहे हैं, दोनों को हम साथ में लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब जैसे मान लीजिए दोनों ओवरलैप कर जाएं,
इतना इतना हिस्सा ऐसे कोई दूसरा हिस्सा आकर के ऐसे ओवरलैप कर जाता है। अब हो सकता है कि इसका बी ए बी बी कुछ दूसरा है, इसका इसके बिंदुओं का विभवांतर दूसरा हो, तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया आ जाएगी ना इसके लिए वर्क करेगी ना इसके लिए वर्क करेगी। कहने का मतलब कि ये अगर ओवरलैप कर गए तो समविभव पृष्ठ होंगे ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या था आज की क्लास का सेकंड पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको पहले हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव किसके कारण, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। अब इसको समझ लेते हैं। द्विध्रुव क्या होता है आपको बताया जा चुका है कि इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जिनको अल्प दूरी पे रख दिया जाता है, तो जो निकाय बनता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, NaCl, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे, या -Q और +Q से बना हुआ हो कोई निकाय, वो क्या हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितने प्रकार की होगी, तो आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वैद्युत विभव। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसलिए मन में आ जाता है क्योंकि जब हम लोग डाइपोल पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। क्या क्या पढ़े थे, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ऐसे क्या हो जाएगा, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र विभव ज्ञात करेंगे। एक क्या हो जाएगा, एक्सियल कंडीशन पे होगा। क्या होगा, एक्सियल माने अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में होगा। और एक क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, यानी कि निरक्षीय स्थिति में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे वहां पे फाइंड आउट किए थे ऐसे यहाँ पे भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करेंगे, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे, अक्षीय स्थिति में निकालेंगे, जिसको इंडान पोजीशन भी कहा जाता है। तो हमारी जो हेडिंग होगी हम लोग क्या लिख लेंगे, अक्षीय स्थिति में। क्या लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में। क्या लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में, जिसको आप लोग कहते हैं इंडान पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, इंडान पोजीशन कहते हैं या क्या कहते हैं, एक्सियल भी कह सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है आप कहिए। थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी लिखने के बाद में सीधा हम लोग डेरिवेशन की ओर पहुंचेंगे। थ्योरी में लिखते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि माइनस Q व +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। कितना है, 2L मीटर है। तो ये तो हमने लिखा जो हमारा डाइपोल होगा उसके बारे में हमने लिख लिया। ठीक है, 2L मीटर है तथा कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपने द्विध्रुव को बना लेंगे। अपने द्विध्रुव को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है,
ए बी है, ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी। अब हमने इन पे जो आवेश लिया है माइनस क्यू लिया है और क्या लिया है प्लस क्यू लिया है। क्या लिया है प्लस क्यू लिया है। इसका मिडिल पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, तो ये इतनी डिस्टेंस यल हो जाएगी और ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अल्प दूरी हम लोग मानते हैं कितना मानते हैं 2l मीटर मानते हैं। तो ये हमारा हो गया द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। अब काम की बात कर लेते हैं। तो काम की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, माना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं ओ। तो माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु, एक चीज और मेंशन कीजिए, कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में अक्षीय स्थिति में P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, इतना आपका लैंग्वेज हो गया। इतना आपका क्या हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज वेरी इजी है। जो हमने द्विध्रुव बनाया है उसके बारे में लिख दिए हैं और फिर जो हम जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उसको लिख दिए हैं। तो चलिए इसको भी फोटो में एडजस्ट कर लेते हैं। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर, तो ये मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी हो गई यहाँ पे, यानी कि ये जो P बिंदु होगा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे मजे की बात ये है कि यहाँ पे आपको ये देखना है प्लस क्यू से P की दूरी और माइनस क्यू से P की दूरी। क्या क्या देखना है, प्लस क्यू से P की दूरी, प्लस क्यू से P की दूरी, माइनस क्यू से P की दूरी। दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, ध्यान से समझ लीजिए। देखो भाई, यहां से यहां तक की दूरी क्या है r। अब इतनी दूरी हमको यल पता है, हमको इतना निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटी वाली दूरी को माइनस कर देंगे। तो प्लस क्यू से P की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r माइनस यल हो जाएगी। अब यहाँ जब आएंगे तो इतना बढ़ रहा है, यानी यल इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस क्यू से P की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस यल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, r प्लस यल हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तब भी आपने ऐसा ही किया था, ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। अब इतना जब कर लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विभव। तो जो प्लस क्यू के कारण विभव होगा वो हमारा हो जाएगा V1, और V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। प्लस क्यू के कारण दूरी क्या है, प्लस क्यू के कारण जो दूरी है वो क्या है, r माइनस यल है। क्या है, r माइनस यल है। तो q अपान क्या हो जाएगा, q अपान r होता है, तो ये हो जाएगा r माइनस यल, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही माइनस क्यू के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू के कारण विभव। तो जो माइनस क्यू के कारण विभव होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा V2, और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान r प्लस यल। क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपान r प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r प्लस यल। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमको इतना मिल गया है तो हम क्या कहेंगे, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। चूंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है स्केलर होता है, तो जो कुल विभव होगा ये क्या हो जाएगा, बीजगणितीय यानी अलजेब्राइक सम के इक्वल होगा। इसमें हमको क्या, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हमको इसे लंबवत एवं समांतर घटकों में वियोजित करना होता है, डायरेक्शन भी देखना होता है, बट यहाँ डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड का सम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r माइनस यल, और माइनस में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक, देखो जो जो क्वांटिटी दोनों में है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन हमारा क्या क्या होगा, ये b इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/r माइनस यल और यहाँ क्या बचेगा 1/r प्लस यल। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा b है, b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये देखो एलसीएम सेम करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे, दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई, सिंपल फंडा मैथमेटिक्स वाला अपनाते हैं, क्या, r माइनस यल और r प्लस यल। ऐसा करने से हमको आसानी ये रहती है कि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा हमको, चूंकि अगर ये क्या कहते हैं मैथमेटिकल वैल्यू लिखी होती तो हम एलसीएम लेते, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं, यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है। अब जब ऐसा करेंगे तो ये r प्लस यल यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r प्लस यल यहाँ हो गया और विथ नेगेटिव r माइनस यल यहाँ पे आ जाएगा, r माइनस यल यहाँ पे आएगा। इसी को हम करते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमको मिलेगा b इज इक्वल टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया r प्लस यल विथ नेगेटिव। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस r और माइनस माइनस प्लस यल हो जाएगा अपान, ये देखो क्या लिखा हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी। अब आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है कि यहाँ पे ये देखो r निगेटिव में है, r पॉजिटिव में है, तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यल और यल मिलकर के क्या बन जाएगा, 2l हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू मिलेगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब ये हो जाएगा 2l अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमको अभी क्या मिला है, b इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब इसको लिख सकते हैं q इंटू 2l, क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2l r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक, इतना अगर आपके समझ में आ गया है तो जिस दिन आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2l, क्या पढ़े थे, p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2l, तो उसको रख दीजिए, b इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब ये क्या हो जाएगा, p अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक, अब हम लिखेंगे सिंस जो हम 2l दूरी ध्रुव के बीच का लेते हैं, अल्प दूरी होती है, तो यल क्या है, मच एंड मच लेस देन r है। अब हमने आपको एक दिन बताया था कि छोटी दूरियों का, यानी छोटी चीज़ों का, ऐसे नंबर जो 1 से छोटे हों, जब उनका हम वर्क करेंगे तो वो और छोटे हो जाएंगे। देयरफॉर यल स्क्वायर इज मच एंड मच लेस देन r स्क्वायर, अतः यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यल स्क्वायर को क्या मानने पर, नगण्य मानने पर हमको b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r स्क्वायर, क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू हमको ये मिल जाएगा। यही हमारा क्या होगा, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाएगा। अब एक लाइन और लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वही पुराना वाला, क्या, वायु तथा निर्वात के लिए, वायु आवलिक निर्वात के लिए k का मान कितना होता है भाई, रट गया होगा, k का मान 1, तो k का मान 1, तो b का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर। ये क्या था, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हमको प्राप्त हो गया। किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में हमको वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, यदि अच्छी स्थिति में आएगा तो आपको यही एक्सप्रेशन करना है। अब जब हम अच्छी पढ़ लिए तो इसके साथ में हमको क्या पढ़ना है, निरक्षीय भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, निरक्षीय भी पढ़ना है। तो हमारी अगली स्थिति क्या हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति हम केवल लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि निरक्षीय स्थिति पर विभव हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति पे विभव ज्ञात करना है। अब इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन, क्या कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन या इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। कौन सा पोजीशन कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। अब निरक्षीय स्थिति का जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। अगर निरक्षीय स्थिति आपके पेपर में आती है तो वो क्वेश्चन लिख करके आएगा, क्या लिख करके आएगा कि सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में
निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आएगा निरक्षीय स्थिति तो ये नहीं कहेगा आपसे कि निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई जो लैंग्वेज कहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे ये जो लैंग्वेज लिखे हैं ये लैंग्वेज हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -q व +q आवेशों से मिलकर बना है तथा इसके बीच की दूरी, इसके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। क्या है? 2l मीटर है। कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक, कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक, हम ये मान लेंगे कि कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। अब क्या मानेंगे? अब इसमें और हम क्या लिखेंगे कि कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, ये हमारी हो गई लैंग्वेज। अब हम लोग क्या ड्रा करेंगे? फिगर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? इस कंडीशन के लिए हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। तो फिगर आसानी से हम लोग ड्रा कर लेते हैं। कैसे ड्रा करेंगे? ये हमारा हो गया द्विध्रुव, ये हमारा क्या हो गया? द्विध्रुव AB हो गया। द्विध्रुव क्या हो गया? AB हो गया। ये वाला हमारा क्या हो गया? A हो गया। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? B। यहाँ पे जो आवेश है -q है। क्या है? -q है। यहाँ पर जो आवेश है +q है। इसके बीच का मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा। ये वाली डिस्टेंस स्मॉल l हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? स्मॉल l हो जाएगी। ये वाला पॉइंट हमारा O कहलाएगा। इससे कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। कोई बिंदु क्या है? P है। तो इस P को हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। E वाला पॉइंट हमारा क्या है? P है। ठीक, तो ये हमारा हो गया फिगर और जो हमने लैंग्वेज लिखा था। ठीक, अब हम करेंगे क्या? इसको क्या करेंगे? अपने एक्सप्रेशन को प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान से लिखेंगे। -q के कारण P पर विभव, तो -q के कारण जो P पर विभव होगा वो क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। और V1 = हो जाएगा विथ -1/4 पाई ε0 के
Q अपान ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। क्या हो जाएगी, AP। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्लस Q के कारण P पर विभव, P पर विभव, तो प्लस Q के कारण जो P पर विभव होगा V2 मान लेंगे। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q अपान क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि ये AP और BP क्या है, AP और BP क्या है। तो जो AP और BP होगा ये क्या हो जाएंगे, अगर हम किसी एक ट्रायंगल को ले लें, जैसे AOP को ले लें या BOP को ले लें, तो ये क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। अब इसमें ये वाली डिस्टेंस R है, ये वाली L है, ये वाली R है, ये वाली L है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी कौन सी, ये वाली, ये आपको मिलेगी स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये वाली भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो हमारा AP है इक्वल होगा किसके, BP के। ठीक, अभी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, P पर कुल विभव, P पर कुल विभव, तो P पर जो कुल विभव होगा हो जाएगा B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP। Q अपान AP हो जाएगा और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। अभी देखो हमने आपको ये दिखा दिया है कि AP और BP आपस में इक्वल है। AP और BP आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब AP और BP आपस में इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 0 हो जाएगा। या 1 लाइन में अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको बना दीजिए Q, ये हो जाएगा कॉमन। यहाँ बचेगा -1/AP और यहाँ हो जाएगा +1/BP। और ऐसे लिख दीजिएगा सिंस AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, तो ये दोनों क्वांटिटी कट के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे 0 होगी आपको B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको इस कंडीशन के लिए, इसी पेज पे हम लोग लिख लेते हैं, इस कंडीशन के लिए हमें ये वाली क्वांटिटी जब हमारी 0 हो जाएगी तो B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होगा। तो चाहे निरक्षीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपसे कहे, चाहे सिद्ध करने के लिए कहे, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, बेस डायग्राम अपने इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो बचे हुए रिमेनिंग पॉइंट है उसको लेकर के फिर हम आपके सामने आएंगे।